हेलो फ्रेंड्स। आज हम सर्जरी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। नॉर्मली सोसाइटी में हम लोगों को अपेंडिक्स के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमारी ओपीडी में भी जितने पेशेंट आते हैं एब्डोमिनल पेन की कंप्लेंट लेकर, उसमें सबसे ज़्यादा तो हमें एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। अगर किसी पेशेंट को राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में अगर पेन होता है तो नॉर्मली भी हम लोग कहते हैं कि ये अपेंडिक्स का पेन है या फिर अपेंडिक्स का अटैक आया है, ऐसे लेमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में इवैल्यूएशन के चलते कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिनका बॉडी को कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं है, मतलब यूज़ नहीं है, और हम लोग अगर उसको निकाल भी देंगे तो वो ज़्यादा बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। इन ऑर्गन को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो अपेंडिक्स भी हमारे बॉडी का एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब अगर वो बॉडी में रहता है तो भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके वर्क नहीं है, काम नहीं है, और अगर हम लोग उसको किसी वजह से निकाल भी देंगे तो हमारी बॉडी पे कुछ ज़्यादा उसका हार्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसको निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है तो इसका हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर किसी भी ऑर्गन पे स्वेलिंग आ जाती है तो हम लोग उसको एक इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब इन्फ्लामेशन हम लोग आइटिस के फॉर्म में बताते हैं। मान लो कि अगर आपके गॉल ब्लैडर पे स्वेलिंग आ जाती है तो हम लोग उसको कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। मान लो किसी वजह से आपके इंटेस्टाइन पे स्वेलिंग आ जाती है तो हम उसको कोलाइटिस कहते हैं। मान लो कि अगर आपके किसी वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे स्वेलिंग आ जाती है तो हम लोग उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर किसी वजह से मतलब किसी कारण से हमारे अपेंडिक्स पे स्वेलिंग आ जाती है तो हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। मतलब अगर हमारे अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन होता है तो हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब ये अपेंडिक्स एक्चुअली में है क्या उसका हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। अपेंडिक्स हमारे एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि सीकम को अटैच होता है और हमारे राइट इलियाक फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मान लो कि आपका ये सीकम है और यहाँ पे ये आपका अपेंडिक्स अटैच होता है और ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब इसका जो फॉर्म है वो एक ट्यूब लाइक होता है या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक होता है, लेकिन इसका जो टर्मिनल एंड है वो क्लोज्ड होता है और प्रॉक्सिमल एंड जो है वो ओपन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉन होता है ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी होने में। ठीक है, अब इसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहने के पीछे का रीज़न जो है वो है उसका शेप। अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेप है ये एक वर्म लाइक होता है, मतलब एक कीड़े के समान उसका शेप होता है, इसीलिए हम लोग उसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको अगर देखा जाए तो इसको एब्डोमिनल टॉन्सिल्स भी कहते हैं। एब्डोमिनल टॉन्सिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें लिम्फोइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके जो फंक्शंस है वो हमारे बॉडी में दो दिखे हैं या फिर रिसर्च ऐसी हुई है जिसमें दो फंक्शंस पाए गए हैं। ठीक है, पहला जो फंक्शन है वो है हमारे इम्यूनिटी पे फंक्शंस करता है ये, और दूसरा जो है इसका मेन फंक्शन वो है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के या फिर इंटेस्टाइन के जो भी बैक्टीरियाज है इनका ये स्टोर हाउस कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसके फंक्शंस दो है हमारे बॉडी में। एक तो पहला हुआ जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी में क्यों रोल ये करता है, ये प्ले करता है क्योंकि इसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारे जो बैक्टीरिया का स्टोर हाउस इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी वजह से इसका इन्फ्लामेशन होता है, मतलब अपेंडिसाइटिस होता है या फिर उसका स्वेलिंग आ जाता है तो ये जो फंक्शंस है उसके वो हैम्पर्ड हो जाते हैं और हमारे बॉडी में उसके चलते कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं। उसमें सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो पहला एब्डोमिनल पेन होता है, दूसरा सिम्टम होता है उसका वोमिटिंग होता है, तीसरा अगर देखें तो उसमें पेशेंट को फीवर भी आ जाता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हमारे बॉडी में एक्यूट अपेंडिसाइटिस के या फिर अपेंडिसाइटिस के देखने को मिलते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट करना रहता है। जब ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग सोचते हैं तो उसका दो तरह से ट्रीटमेंट होता है। एक तो पहला होता है कि कंजर्वेटिव मैनेज करो, अगर कंजर्वेटिवली नहीं होता है तो फिर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करो। कंजर्वेटिव की अगर हम लोग बात करें तो कंजर्वेटिव में हम लोग उसको एंटीबायोटिक दे सकते हैं, उसको एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को वोमिटिंग की हिस्ट्री है या फिर वोमिटिंग हो रहा है तो हम लोग उसको एंटी एमेटिक ड्रग देंगे, और या फिर अगर पेशेंट को फीवर ज़्यादा है तो हम लोग उसको एंटीपायरेटिक देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसका मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं।
लेकिन अगर किसी वजह से अगर अपेंडिक्स में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए या फिर ये जो पैथोलॉजी वो आगे कंटिन्यू हो रही है और मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, मतलब उसका सर्जिकल एक्सिजन करते हैं, जिसको हम लोग अपेंडिसेक्टोमी या फिर अपेंडिक्टोमी ऐसा कहते हैं। अब इसके दो अप्रोचेस होते हैं, मतलब अगर आप अपेंडिक्स की सर्जरी कर रहे हो तो एक तो ओपन अपेंडिसेक्टोमी करते हैं या फिर हम लोग लैप्रोस्कोपिक अप्रोच भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी वजह से ये दोनों ट्रीटमेंट पेशेंट में नहीं हुई है, मतलब उसका ना मेडिकल मैनेजमेंट हुआ ना फिर सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं, जब पेशेंट्स का अपेंडिक्स अगर स्वेल हुआ है, ठीक है, किसी वजह से अगर स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ते गई है तो उसमें परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं। अब जब भी कोई ऑर्गन या फिर कोई अपेंडिक्स आपका परफोरेट होता है तो उसमें जो भी कंटेंट है वो आपके पेरिटोनियल कैविटी में आके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही वो पेरिटोनियम में आके कलेक्ट होता है, वहाँ पे जो टॉक्सिक पूरा कंटेंट है वो पेरिटोनाइटिस का इन्फ्लामेशन करता है, मतलब पेरिटोनाइटिस डेवलप होता है, और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी मानी जाती है, जिसमें कि हम लोग लैप्रोटोमी करके इसका मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग अपेंडिक्स का नॉर्मल एनाटॉमी देखेंगे। हमने फर्स्ट ईयर में भी उसके डिटेल्स में एनाटॉमी पढ़ी है। यहाँ पे हम लोग जो सर्जिकली इम्पोर्टेंट होने वाली है वो सिर्फ एनाटॉमी हम लोग, मतलब सर्जिकल एनाटॉमी हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। ठीक है, हम सबको पता है कि अपेंडिक्स एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जो कि सीकम को अटैच्ड होता है। ठीक है, अब हम मान लो कि ये आपका सीकम है, ठीक है, सीकम है। सीकम के जो मेन फीचर या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के जो मेन फीचर्स है वो जो टीनिया कोला जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लास्ट के जो 3 टीनिया कोला यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका आइलियम ज्वाइन होता है जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग आइलियोसिकल ऑरिफाइस कहते हैं, मतलब जहाँ पे आइलियम सीकम को अटैच्ड होता है वो होता है आइलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, या फिर आइलियोसिकल ऑरिफाइस भी जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहाँ से 2 सेंटीमीटर बिलो। ठीक है, मतलब ये जो ऑरिफाइस है, जो ओपनिंग है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर बिलो, मतलब ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ है, और जहाँ पे 3 टीनिया यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ से अपेंडिक्स स्टार्ट होता है। ये होता है आपका अपेंडिक्स का नॉर्मल लोकेशन, मतलब जहाँ पे 3 टीनिया ज्वाइंस हो रहे और जो आइलियोसिकल ऑरिफाइस है वहाँ से 2 सेंटीमीटर बिलो आपका अपेंडिक्स होता है। नॉर्मली ये राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? राइट इलियक फोसा में। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करने लायक ऐसा है कि हम सबको पता है कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में अगर पेन होता है वो अपेंडिक्स का पेन होता है, हम लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अपेंडिक्स में सबसे ज़्यादा टेंडरनेस होती है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन पाया जाता है। वो कंडीशन अगर देखी जाए तो यहाँ पे हम लोग मान ले कि ये आपका अम्बिलिकस है और ये आपका एंटीरियर सुपेरियर स्पाइन है, एंटीरियर सुपेरियर इलियक स्पाइन है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन। अब इसका जो लैटरल 1/3 है, ठीक है, और मीडियल 2/3 है। ठीक है, मान लो कि ये लैटरल 1/3 और ये मीडियल 2/3 पार्ट जहाँ पे कनेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैकबर्निस पॉइंट। ठीक है, मैकबर्निस पॉइंट मतलब स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन का लैटरल 1/3 और मीडियल 2/3 पार्ट जहाँ पे कनेक्ट होता है उसको हम लोग मैकबर्निस पॉइंट कहते हैं, जिसमें कि अपेंडिसाइटिस में सबसे ज़्यादा टेंडरनेस या फिर पेन होता है। ठीक है, ये तो हुआ मैकबर्निस पॉइंट। ठीक है, अपेंडिक्स की अगर लेंथ देखी जाए तो वो नॉर्मली 5 to 10 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये किसी किसी पेशेंट में वेरिएबल होती है, मतलब वो 20 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो अगर एक एवरेज लेंथ देखी जाए तो वो 5 to 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डायमीटर अगर देखा जाए तो डायमीटर उसका होता है 3 to 8 mm, ये उसका ओवरऑल डायमीटर हुआ। लेकिन अगर उसका ल्यूमेन देखें तो ल्यूमेन का जो डायमीटर है वो 1 to 3 mm। ठीक है, 1 to 3 mm उसका ल्यूमेन का जो डायमीटर है वो होता है। ठीक है, अब ये डायमीटर जो है हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं एक मैच स्टिक से। ठीक है, मैच स्टिक मतलब हमारी जो माचिस की तीली होती है
उसके अकॉर्डिंग या फिर उसके साइज के जैसा इसका लुमेन का डायमीटर होता है। अब इतना छोटा लुमेन होने की वजह से होता क्या है कि जहाँ पे ये ओपनिंग है यहाँ पे कभी कभी फीकल मैटर फंस जाता है, क्योंकि ये ल्यूमेन बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए वो प्रोन होता है ऑब्स्ट्रक्शन बहुत जल्दी होने में। ठीक है, जब भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। ठीक है, इसीलिए उसका एक इम्पोर्टेंस ऐसा है कि वो जो ल्यूमेन है वो बहुत छोटी होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है, जिसका ल्यूमेन हम लोग देखें कि वो माचिस की तीली की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें जो ब्लड सप्लाई होता है, मतलब अपेंडिक्स को जो ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी है जिसका नाम है अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब अपेंडिकुलर आर्टरी प्रेजेंट कहाँ होती है, हमारे मेजेंट्री का एक पार्ट अपेंडिक्स को अटैच होता है। ठीक है, मतलब हमारे मेजेंट्री जो है इंटेस्टाइन के पास जो रहती है मेजेंट्री, उसका एक पार्ट एक्सटेंड होता है अपेंडिक्स की तरफ, उसको हम लोग मिजो अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, मिजो अपेंडिक्स में अपेंडिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई करती है। अब ये मिजो अपेंडिक्स में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है उसके साथ साथ कोई एक्सेसरी आर्टरी भी वहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, मतलब अपेंडिकुलर आर्टरी जो मेन आर्टरी हुई उसके साथ साथ अगर कोई एक्सेसरी आर्टरी वहाँ पे प्रेजेंट होती है जो अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम लोग एक्सेसरी आर्टरी या फिर आर्टरी ऑफ सेशाकाइलम भी हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब अपेंडिक्स के साथ साथ कभी कभी एक्सेसरी आर्टरीज भी या फिर एक्सेसरी वेसल्स भी वहाँ पे पाए जाती है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस ऐसे है कि जब भी किसी कंडीशन की वजह से अगर अपेंडिकुलर आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है, मतलब अगर थ्रोम्बोसिस हुआ कहीं जगह पे आर्टरी में, तो जो सामने वाला पार्ट है मतलब उसका जो डिस्टल पार्ट हुआ तो उसको तो ब्लड सप्लाई नहीं होना है। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि अगर किसी ऑर्गन का ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड होता है, फिर ब्लड सप्लाई कीजेस हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है, तो उसमें हम लोगों को इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। अब किसी ऑर्गन का मान लो कि इस्चीमिया हुआ, पैथोलॉजी आगे भी कंटिन्यू रहती है, तो उसका आगे चल के नेक्रोसिस हो जाता है। उसी तरह अपेंडिक्स का भी इस आर्टरी की वजह से, थ्रोम्बोसिस की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, तभी हम लोगों को गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस की कंडीशन हम लोगों को देखने मिलती है, जो कि एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है जिसमें हम लोग लेप्रोटोमी करके सर्जिकल एक्सीजन करते हैं अपेंडिक्स का और एक पूरा बॉयल वॉश करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो उसका पोजीशंस होता है। ये नॉर्मल एनाटॉमी देखने के बाद अगर किसी पेशेंट्स में इसके कुछ पोजीशंस बताए गए हैं, ठीक है, वो हम लोगों को देखने इम्पोर्टेंट है। अब मान लो कि ये आपका सीकम है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। ठीक है, सीकम को अटैच्ड क्या होता है, आइलियम, जो टर्मिनल आइलियम का पार्ट होता है। ठीक है, और 3 टीनिया जहाँ पे जाइंट्स होते हैं वहाँ पे अपेंडिक्स का बेस आता है। अब पोजीशंस में ऐसा है कि जो उसका बेस होता है, मतलब अपेंडिक्स का जो बेस होता है वो कहीं दूसरी जगह नहीं होता है, मोस्टली सिर्फ उसका जो टिप है या फिर आगे का जो पार्ट है वो सिर्फ डायरेक्ट करता है एक अलग अलग पोजीशंस में। इसके ऊपर इसके कुछ नाम्स है या फिर उसके जो कुछ पोजीशंस है जो हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, पहला जो हम लोग पोजीशन देखें वो है रेट्रोसिकल। अब नाम ऐसा है कि रेट्रोसिकल, रेट्रो मीन्स बिहाइंड और सिकल मीन्स सिकम के बिहाइंड। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये सिकम का पार्ट है। ठीक है, रेट्रोसिकल में क्या होता है कि अपेंडिक्स का जो ये टिप है वो या फिर अपेंडिक्स का पूरा जो बॉडी है वो पूरा सिकम के बिहाइंड होता है, मतलब वो सिकम के पीछे साइड होता है, इसीलिए उसको हम लोग रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस या फिर रेट्रोसिकल पोजीशन हम लोग उसको कहते हैं, जो कि सभी पेशेंट में मोस्ट कॉमन पाई जाती है। ठीक है, उसका जो परसेंटेज है वो 75%, मतलब आप सोच सकते हो कि वो सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन या फिर मोस्ट कॉमन पोजीशन है रेट्रोसिकल वाली। ठीक है, तो दूसरा पोजीशन जो है उसमें होता है पेल्विक। ठीक है, पेल्विक का मतलब ऐसा है कि उसका जो डायरेक्शन है वो हमारे पेल्विस की तरफ होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो पेल्विस में अपेंडिक्स का कंडीशन या फिर अपेंडिक्स का पोजीशन जो है वो इस तरह होता है। ठीक है, ये इस तरह पेल्विस की तरफ वो डायरेक्ट करता है, इसीलिए उसको पेल्विक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो परसेंटेज बताया गया वो है उसका 21%, मतलब अगर प्रीवैलेंस के हिसाब से अगर देखा जाए जो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेल्विक की जो पोजीशन होती है वो 21% होती है। ठीक है, अब उसके बाद का हम लोग देखेंगे कि प्री आइलियल। प्री आइलियल मतलब क्या हुआ कि आइलियम के आगे साइड या फिर पहले साइड या फिर उसको एंटीरियर भी बोलते हैं, मतलब एंटीरियरली
प्रेजेंट होता है आइलियम के, इसीलिए उसको प्री आइलियल या फिर एंटीरियर अपेंडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ से अगर अपेंडिक्स स्टार्ट हुआ तो आइलियम के फ्रंट में रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसको प्री आइलियल कहते हैं। ठीक है, मतलब अपेंडिक्स का जो टिप है वो आइलियम के एंटीरियर साइड में होता है, जो प्री आइलियल कहा जाता है। अब इसी तरह पोस्ट आइलियल भी होता है। पोस्ट आइलियल में क्या होता है कि जो अपेंडिक्स है वो आइलियम के बिहाइंड प्रेजेंट होता है या फिर पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हुआ पोस्ट आइलियम, मतलब आइलियम के पोस्टीरियर साइड पे। इसको स्प्लेनिक भी कहा जाता है। स्प्लेनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो स्प्लीन की तरफ होता है, इसलिए उसको स्प्लेनिक भी कहते हैं। मतलब पोस्ट आइलियल है और एक स्प्लेनिक भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद का हम लोग कंडीशन अगर देखें तो वो पैरासिकल होता है। पैरासिकम में क्या होता है कि सिकम का जो पार्ट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो सिकम का पार्ट है उसके राइट साइड में आपका अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, तब उसको हम लोग पैरासिकल की कंडीशन या फिर पैरासिकल पोजीशन हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि प्री आइलियल हुआ, पोस्ट आइलियल हुआ, पैरासिकल हुआ, ये जो कंडीशंस है वो रेयर होती है। मतलब एक 1 to 2% इसका परसेंटेज माना गया है, इसीलिए ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। ठीक है, इसके बाद की पोजीशन अगर देखी जाए तो वो होती है सबसिकल। सबसिकल मतलब सिकम के नीचे साइड। ठीक है, अब ये सिकम का पार्ट यहाँ पे है, ये अपेंडिक्स का बेस है और सबसिकल में उसकी पोजीशंस कुछ इस तरह होती है। ठीक है, ये तो हुआ उसका सबसिकल पोजीशन। यह भी एक 1 to 2% की कंडीशंस में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये भी रेयर एंटाइटी है। अब उसके बाद का जो कॉमन रेयर और लेकिन इम्पोर्टेंट जो पोजीशन होता है वो होता है सब हिपैटिक। अब सब हिपैटिक का मतलब ऐसे है कि जब आपका जो लीवर है उसके नीचे अगर अपेंडिक्स का टिप आता है तो उसको हम लोग सब हिपैटिक कहते हैं। मतलब जो लीवर है, लीवर के नीचे साइड अगर अपेंडिक्स का टिप या ये होता है, मतलब एक एक्सटेंड होता है, उसको हम लोग सब हिपैटिक कहते हैं। ठीक है, अब सब हिपैटिक जो पोजीशन होती है वो हमको देखने मिलती है सिर्फ प्रेगनेंसी में मोस्ट कॉमनली। ठीक है, प्रेगनेंसी में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यूटेरस का साइज बड़ा होता है, तो जो पोजीशंस होती है इंटेस्टाइन की वो थोड़ी सी अपराइट हो जाने की वजह से जो सब हिपैटिक कंडीशन हमको देखने को मिलती है। इसके बाद की जो कंडीशन है वो साइटस इन्वर्सस। अब सबको पता होगा कि साइटस इन्वर्सस क्या होता है। साइटस इन्वर्सस एक बॉडी की ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जिसकी नॉर्मल एनाटॉमी कही गई है, उसके अपोजिट प्रेजेंट होते हैं। मतलब उसका एक मिरर इमेज भी हम लोग जिसको कहते हैं कि नॉर्मल एनाटॉमी से वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब अपेंडिक्स अगर नॉर्मली हमारे राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन साइटस इन्वर्सस जब कंडीशंस होती है हमारे बॉडी में तो लेफ्ट इलियक फोसा में हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए उसको साइटस इन्वर्सस कहते हैं। ठीक है, ये कुछ पोजीशंस हुए। इसके बाद में हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। ठीक है।